आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। देश में जो कुछ हो रहा हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनको प्रचार मंत्री भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार के अलावा शायद ही उन्हें कोई काम नजर आता हो और चुनाव में जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम काम उनके लिए है, उसके लिए फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन देश में जो कुछ घटित हो रहा है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखें पूरी तरीके से मूंद ली हैं। आज कांग्रेस ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के ताजा हालात से देश को अवगत कराया, जहां एक तरफ आपको ये बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं और उसको लेकर पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर जो हिंदुत्व के नाम पर सेनाएं खड़ी कर दी गई हैं, वो अपना तांडव कर रही हैं, मुसलमानों को निशाने पर ले रही हैं। कहीं उड़ीसा में किसी मुसलमान को लिंच किया जा रहा है, तो बरेली में अपने ही घर में नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है और फिर उसको लेकर पुलिस का बयान भी सामने आता है और पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको एक तरह से धार्मिक स्थान में उसको तब्दील किया जा रहा था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब उन सबको कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको छोड़ दिया गया है और इसके अलावा जो देश भर में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो गंभीर सवाल पैदा करता है। लेकिन उसके साथ साथ शंकराचार्य जैसे लोगों के साथ जो हो रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, मौनी अमावस्या के दिन उनके जो समर्थक हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं उनके साथ जो हुआ और अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले हमने मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन के नाम पर जो कुछ किया गया वो भी हमने वाराणसी में देखा। तो एक तरफ मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और हिंदुओं को उनसे भयभीत किया जा रहा है वो आपके सामने है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या वाकई में हिंदू भी इस सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी जो सरकार है उसमें महफूज है? अगर जो भी सवाल उठाएगा उसके साथ क्या होगा ये आपने देख ही लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, क्योंकि वो अक्सर सरकार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर भी सवाल उठाते हैं, एक ट्रोल आर्मी जो है उनको लेकर अनलीश कर दी जाती है। उस सब के बाद भी आज पवन खेड़ा ने अपने जो वक्तव्य था, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कही है। आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे, इसी सब पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन, जिनको आप तमाम टीवी डिबेट्स पर देखते रहे हैं, जो तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को कहते हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपसे जी। मेरा पहला सवाल आपसे, आज कांग्रेस ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। देश के जो हालात हो गए हैं, आपने बरेली का वो वीडियो देखा होगा, 10-12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई वीडियो बना दे, वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दे, पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तारी नहीं करेगी, उनकी परेड कराएगी और फिर उसके बाद किस तरह का बयान सामने आता है। ये देश अभी भी संविधान से ही चल रहा है ना, और अगर संविधान से चल रहा है तो ये देश में हो क्या रहा है? बुशरा, हमें शर्मिंदगी है, बहुत साफ सी बात कह रहे हैं। ये देश सच में संविधान से ही चलना चाहिए और पूरा देश नहीं, देश के कुछ हिस्से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देश संविधान से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन की इच्छा से चल रहा है। चाहे वो बरेली की घटना हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट की घटना हो, चाहे माघ मेले की घटना हो, और चाहे आप पूरे देश में लखनऊ में दलित को पेशाब चटवाने की घटना हो या दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना हो मध्य प्रदेश में, और इस तरीके की तमाम फालू खान की, अखलाक की, मतलब आप हजारों घटनाओं का आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जहां जहां पे भी आप जिक्र करेंगे, एक उड़ीसा में एक बंगला भाषी मजदूर को मार दिया गया बांग्लादेशी कह करके, तो ये सारी घटनाओं में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, वो दिखेगी कि ये सारी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं है कि अन्य जगह अपराध नहीं हो रहे, होते हैं, लेकिन अन्य जगह अपराध हुए तो अपराध का जो निवारण है वो कानून सम्मत तरीके से हुआ, तुरंत अपराधी पकड़े गए, कोर्ट में पेश किया गया, उनका चालान काटा गया, जो उसको विधि सम्मत सजा है उसके लिए मुकदमा चलाया गया। यहां पर
अपराध हुआ, अपराध में पहले जाति देखी जाएगी, फिर धर्म देखा जाएगा। अगर वो धर्म और जाति दोनों आपके सिस्टम के हिसाब से हैं तो अपराधी जो है आज की डेट में संत ज्ञानेश्वर हो जाएगा, और अगर आपके हिसाब से नहीं है तो आपको सदन तक में झूठ बोलने के लिए योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि फलाने फलाने धर्म के फलाने फलाने जाति के अपराधी थे। आपके सामने लखनऊ वाली घटना में आपको क्या याद दिलाऊं, आपके सामने जब वो जो एक महिला के साथ छीटाकशी और छेड़खानी हुई थी, 16-17 लोगों ने की थी, उसमें 2 नाम, एक मुसलमान का लड़का, एक यादव का लड़का, बाकी 17 नाम जो किसी गुप्ता का था, किसी सिंह का था, किसी शर्मा का था, वो बिल्कुल नाम नहीं लिए गए। आपने कभी ऐसा देखा कि सदन के अंदर इस तरीके से झूठ बोला गया? तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं वो वास्तव में किस चीज के लिए हो रही हैं, इसको भी आप देखिए। तो ये सिर्फ अपने शासन के तंत्र को सांप्रदायिकता के नाम पर मजबूत करने के लिए हो रही है। लगातार आप इन घटनाओं को देखिए। बरेली में क्यों आपके क्या नाम, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, अपने घर के अंदर वो नमाज पढ़े, अपने घर के अंदर पूजा करे, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और उसके बाद फिर कोर्ट से इंटरवेंशन होता है तो आप छोड़ते हैं। अगर आप कानून सम्मत होते तो कोर्ट क्यों छोड़ता हूं? तो मैं आपको पहले बरेली की घटना को ले लेते हैं। बरेली की घटना में अगर यही चीज कहीं पर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते कि अपने घर में लोग, तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा होता? नहीं होता ना। तो इस देश को भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप चलाए जाने की जहां जहां कोशिश हो रही है, वहां पर आपको इस सब तरीके की घटनाएं दिखाई देंगी। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासन के लोग अपराध में इन्वॉल्व है या आरोपित है, वहां अंकिता भंडारी की तरीके से उत्तराखंड में जिस बेशर्मी से बचाव किया जा रहा है वो आपके सामने है। क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग जो है अपराधी होने का उसके ऊपर आरोप लग रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि इस देश में कानून का शासन उन सब जगहों पर है। कानून आज भी मजबूत है हमारा, और हमें पूरा कानून पर भरोसा है। वो कहते हैं ना कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं, कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। तो ये एक छोटी सी तुकबंदी किसी वक्त मैंने की थी। तो मैं आपको बताऊं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां की उनकी मंशा संविधान सम्मत नहीं है, और ये चिंगारी का खेल है, और ये कभी भी अच्छा नहीं होगा। जी, लेकिन अगर मंदिर अगर सुरक्षित नहीं, मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर की जो स्टैचू है, उसको जो मूर्ति है, उसको जिस तरह से तोड़ा गया, और फिर ये कहा जा रहा है, जैसे पवन खेड़ा ने कहा कि एआई है, उन्होंने कहा कि एआई नहीं बल्कि बेहयाई है, ये आज उन्होंने कहा। उसके साथ-साथ अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, उनके जो समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको बालों से घसीटा गया, और अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग हैं हमारे आसपास, क्या वो भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं? दिख तो रहे हैं, देखा जा रहा है। अभी आपने देखा ग्रेटर नोएडा में जो कुछ हुआ, वो एक टेकी जो इंतजार करता रहा कि उसके पास कोई मदद आएगी, अपने पिता को वो फोन करता है, लेकिन आखिरकार 27 साल का वो नौजवान जो है, क्योंकि टाइम रहते उस एक्शन नहीं लिया जाता, वो अपनी जान गंवा देता है। तो चारों तरफ जिस तरह का हाहाकार जैसा मचा हुआ है पूरे देश में, लेकिन मोदी जी तो मस्त है चुनाव प्रचार करने में, और फिर वो चुनाव जीत भी जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, यही मसला जो है आज की डेट में पूरे देश को परेशान कर रहा है, देश की अक्सरियत को परेशान कर रहा है। अक्सरियत में जो लोग हैं, मैं धर्म के आधार पर अक्सरियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संख्या बल के आधार पर अक्सरियत की बात कर रहा हूं। तो अक्सरियत में जो लोग हैं वो आज की डेट में हैरान हैं कि यहां हिंदू भी खतरे में है, यहां मुसलमान भी खतरे में, यहां पर इंसान भी खतरे में, यहां पर इंसानियत कौम भी खतरे में, सब कुछ खतरे में। और उसके बाद भी आप देखिए वो चुनाव दर चुनाव, तो जनता तो चुनाव उन्हें नहीं जिता रही। उनको कुछ जॉम्बिस, कुछ यंत्र, कुछ मंत्र और कुछ तंत्र, ये लोग चुनाव जिता रहे हैं, आपके सामने है। चाहे चुनाव आयोग की भूमिका को आप उठा लीजिए, और जहां जहां चुनाव बैलेट पेपर पर होता है, वहां पर चंडीगढ़ जैसा माहौल बनाते हैं, आपके सामने है। तो उन जगहों पर अगर आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं या मोदी जी चुनाव जिता रहे हैं, तो मोदी जी चुनाव नहीं जिता रहे हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहूं, मोदी जी का सिस्टम जो ऑक्टोपस की तरीके से जिसने संविधान को पकड़ लिया है हर तरफ से, वो सिस्टम उनको चुनाव जीतता हुआ दिखा रहा है। चुनाव तो वो हार रहे, तो चुनाव की जीत को आप पैमाना नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए ना, मणिकर्णिका घाट पर कहा जा रहा है कि वो एआई वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो है।
तो हमने कहा भाई योगी जी आप तो संत महंत हैं, आप ऐसा कीजिए, अगर वो एआई वीडियो है तो आप हमें ओरिजिनल वीडियो दिखा दीजिए वहां का। भाई जिस जगह पर भी आप बुलडोजर चलाते हैं वहां पर एक वीडियोग्राफी करता है ना शासन का, एक जो क्या नाम अपने बचत के लिए या कहीं पर भी रखने के लिए, वो वीडियो आप पब्लिक में जारी कर दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो एआई नहीं है, बेहयाई है, वो सामने सामने है, सारा का सारा खेल सामने है। अहिल्या देवी की मूर्ति वहां पर नीचे पड़ी है, वो सबके सामने है। आप इतिहास, अपना इतिहास बनाने के चक्कर में आप पौराणिक इतिहास को, आप भारतीय संस्कृति को, बनारस के इतिहास को, काशी के इतिहास को मिटाने पर तुले हुए हैं, ये भी सबके सामने। और आप यकीन करना, काशी एक जागृत शहर है, इस बार काशी कुछ कर लेगी, सबक सिखाएगा। आप आ जाइए काशी को, तो आप छोड़ दीजिए, काशी तो इन्होंने बर्बाद, 150 से ज्यादा इतने मंदिर तो औरंगजेब ने नहीं तोड़े थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जितने मंदिर काशी में औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं तोड़े, उतने मंदिर तो नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए और मनकंडा घाट के लिए तो अलग से, ये तो बोनस है। और उसके बाद भी कहते हैं अब सच में हिंदू खतरे में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह बात अपने आप में सच है कि सनातनी हिंदू खतरे में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुसलमान खतरे में है अपनी जगह पर, वो तो झेल ही रहा है, लेकिन अब इस समय सनातनी हिंदू भी खतरे में आ गया है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। हमारे सनातन धर्म में बुशरा भगवान का दर्जा है, रुद्र का दर्जा है, शिव का दर्जा है, शंकराचार्य जी को भगवान माना जाता है। और इन्होंने एक बार उनके साथ बदतमीजी नहीं की है। इससे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा थी भगवान श्री राम के मंदिर की, तो सारे शंकराचार्यों ने कहा यह विधि सम्मत नहीं है, इसको मत कीजिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने पूरी गाली गलौज करी इनके साथ में, आपके सामने, चाहे निशिलानंद जी, चाहे मुक्तेश्वरानंद जी हो, चाहे बाकी सारे संत हो, सबके लिए उन्होंने, जिन जिन लोगों ने विरोध किया मोदी जी का, उन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने ट्रोल चलाई। बल्कि राम भद्राचार्य जैसे लोग भी उनके मुखालिफ आए, आपके सामने है, खुल के कहता हूं, मेरे को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और उनके खिलाफ सामने आए जो लोग धर्म के अधिकारी हैं, धर्माधिकारी हैं, जिनका शब्द जो है वो धर्म है, धर्म में जो नियम है शंकराचार्य जी के शब्द हैं। कल आप देखिए, कल उन्होंने क्या किया भाई, क्या कर रहे थे, पालकी से जा रहे थे, पालकी से जाना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इसलिए जा रहा था कि अगर मैं पैदल चलता हूं तो लोग आशीर्वाद लेने की होड़ में भगदड़ मचा देते हैं, और पालकी से जाने में ऊंचा होता हूं तो वो अपना सब लोगों को आशीर्वाद देते चलते हैं, लोगों में भगदड़ नहीं होती। लेकिन एक अदना सा अधिकारी, एक कलेक्टर और एक कमिश्नर, क्या बदतमीजी की उन्होंने शंकराचार्य जी के साथ में, कैसे घसीट घसीट के उनके अनुयायियों को, वो धरने पर बैठे बगैर नहाए चले गए, पाप पड़ेगा। गंगा मैया को बगैर छुए गए हैं, वो गंगा मैया से बगैर आशीर्वाद लिए गए हैं, कहां से आप संभाल पाएंगे उस चीज को, अगर आप धर्म को मानते हैं तो अब अगर हिंदू खतरे में नहीं तो कब हिंदू? भारतीय जनता, मेरा तो आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के शासन में सच में हिंदू खतरे में आ गया है, सच में सनातन धर्म खतरे में आ गया है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं ये लोग कि आज की डेट में हिंदू खतरे में है, तो मोदी जी आपके शासन में हिंदू सच में खतरे में है, देश सचमुच खतरे में है। अगर आप देश को आप उठाइए, चबाहार पोर्ट से आप बाहर आ गए, भाई चबाहार पोर्ट को आप कह रहे थे स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में इतना बढ़िया है, आपके सामने है, चबाहार पोर्ट से, ब्रिक्स से आप बाहर आ गए। अमेरिका आज की डेट में पाकिस्तान के साथ, उस आतंकी पाकिस्तान के साथ जिसने हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, शहीद किया, और 26 लोगों का सिंदूर उजाड़ा, उसके साथ आप तो आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे, तो हिंदू तो खतरे में आएगा ही, हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा। और उसके बाद आज पाकिस्तान के साथ अमेरिका उसकी धरती पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, और आप ब्रिक्स से बाहर आ जा रहे। नरेंद्र मोदी जी खाली एक आदमी तो है नहीं, देश के प्रधानमंत्री। वो कह रहा है, क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, क्या नाम, मिस्टर मोदी इज अ गुड गाय, ही वांटेड टू प्लीज मी, आई नो, ही नोज दैट आई एम नॉट हैप्पी विद हिम, हु आर यू? भाई कौन हो तुम?
हमारे प्रधानमंत्री आपको प्लीज क्यों करेंगे? आपके हमारे प्रधानमंत्री आपके लौंडे हैं? क्या है आपके जो आपको प्लीज करने के लिए हमने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे बैठा है? अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कुर्सी पर बैठा है? अपने देश का मान सम्मान ऊंचा रखने के लिए कुर्सी पर बैठा है? या आपको खुश करने के लिए बैठा है? वो आपको खुश क्यों करेंगे? तो क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को? नहीं दिया ना, आपके सामने। तो आप पूरी वैश्विक स्थिति को देखिए तो हमारी विदेश नीति सरेंडर्ड है। चीन के सामने हम कैसे सरेंडर किए हुए हैं? उस चीन के सामने हम उसके साथ व्यापार खोल रहे हैं, उनके लिए ठेका खोल रहे हैं। वो हमारे यहां से कमाएंगे, पाकिस्तान को ऑनलाइन चीजें सप्लाई करेंगे, पैसा देंगे, और वो पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकी हमले करेगा। हमारा पैसा वाया चीन पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकी हमले कर रहा है। उस चीन के लिए हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब अब से ठेकों में चीन की कंपनियां आएंगी। तो हम अंदर से भी खतरे में हैं, हिंदू भी खतरे में और हिंदुस्तान भी खतरे में। लेकिन आज की सुरेश जी, डेट वो में तो हमें बीएमसी में मिली जीत के बाद खुशियां मना रहे पूरे देश भर में। मतलब जीत उन्हें वहां मिली है, लेकिन देश भर में खुशियां मना रहे हैं और कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। तो जो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उसमें तो उन्हें लग रहा है कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो शायद सही कर रहे हैं। और एक उन्होंने पूरा सिस्टम अपने आसपास जिस तरह से तैयार कर लिया है, उसमें देश में पनपती हुई इन तमाम चुनौतियों से एक तरह से आंखें तो मूंद ही ली हैं। ट्रंप लगातार जो कहें विदेश नीति फेल हो, आप ये कहें कि हम चौथी सबसे बड़ी पावर दुनिया में हम बन गए हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, लेकिन देश में पर कैपिटल इनकम क्या है, देश में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। नौकरियों का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, देश में असुरक्षा की जो पूरी भावना है वो हम देख रहे हैं। बीएमसी में जीत हासिल हो जाती है और वो फिर वो कांग्रेस को आईना दिखाते हैं। भाई कांग्रेस को किस बात का आईना दिखा रहे हैं? 10,000 रुपए वोट, चुनाव आयोग की बदतमीजियां, गलत नीतियां, शाही जो है, क्या नाम, जो मिटने वाली शाही हो। अगर सत्ता का ये दुरुपयोग करके आप कोई चुनाव जीतते हैं तो भरोसा कीजिए आप सत्ता में तो आ जाएंगे, लेकिन देश आपकी गिरफ्त में आ जाएगा, ये नहीं होगा। इसी तरीके से चुनाव, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, पहले बता दूं, बांग्लादेश में भी चुनाव शेख हसीना ऐसे ही जीती थी। और बांग्लादेश में चुनाव आयुक्त, और मैं हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त से और शेख हसीना से हिंदुस्तान की बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, ऐसे ही चुनाव जीते थे। उनके पास भी पूरा सिस्टम था। सीरिया का प्रेसिडेंट बशर अल असद 95% वोटों से चुनाव जीता था सीरिया में। किम जो 99% से चुनाव जीता है। तो आप अगर किसी सूरत में आप पारदर्शी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से चुनाव नहीं जीतते हैं, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बिहार में लगे, महाराष्ट्र में लगे, हरियाणा में लगे, मध्य प्रदेश में लगे, छत्तीसगढ़ में लगे, आपके सामने है। अगर आप उसके बाद बीएमसी में लगे, तो अगर आप चुनाव विश्वसनीय तरीके से नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ये एक चिंगारी का खेल है। जैसे अटल जी कहते थे ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, तो ये चिंगारी का खेल है। और इस खेल को मत खेले, लोकतंत्र को कमजोर न करें। सत्ता आती है जाती है, लेकिन अगर लोकतंत्र और संविधान कमजोर पड़ गया तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस देश में जो आज हमारे लिए परिस्थिति है, उससे कहीं बुरी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगी। लोकतंत्र का मजबूती इस जी सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि मत करिए, संविधान और लोकतंत्र को आप कमजोर मत करिए। क्या आपको नहीं लग रहा है इन 12 सालों में वो हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और एक सिर्फ मुखौटा और दिखावा है? अगर आप ही के कांग्रेस के ही जरिए अगर कही गई बातें, चाहे राहुल गांधी कहें या आपके दूसरे लीडर्स कहें, कि कैसे चुनाव आयोग जो है वो दरअसल बीजेपी का आयोग बन चुका है, तमाम एजेंसीज जो हैं वो उनके अंडर काम करती हैं। तो अगर जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं वो अगर एक सरकार के अधीन होकर काम करने लगे और उनके लिए काम करने लगे, तो फिर और न्याय व्यवस्था को लेकर भी अगर सवाल उठने लगे, न्यायपालिकाओं को लेकर भी, उनके जरिए आने वाले इंसाफ को लेकर भी अगर सवाल उठने लगे और उठ रहा हो, और तो फिर ये कहना कि कमजोर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा कि कमजोर हो चुका है और बिल्कुल आखिरी पायदान पर एक तरह से संविधान और लोकतंत्र जो है वो अपनी दुहाई देते हुए खड़ा हुआ है?
एक नवाज देवबंदी का बड़ा पुराना शेर था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज की डेट में संविधान भी कमजोर हुआ है, लोकतंत्र भी कमजोर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी हम जो कमजोर हुआ है उसको मजबूत कर सकते, खत्म नहीं हुआ है। आज की डेट में भी संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण हुए हैं, कब्जा हुआ है, शैक्षणिक संस्थाओं पर आक्रमण हुए हैं, कब्जा हुआ है, लेकिन ठीक किया जा सकता है। हम आशा से परिपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान मजबूत है, क्योंकि यह अगला हमला संविधान पर खुले तौर पर, अगर इनकी 400 सीटें आ जाती तो अभी तक जो बात आपकी थी मैं मान लेता। लेकिन इस देश की जनता में बड़ी ताकत है, इस देश की जनता में बड़ी वाइसनेस है, इस देश की जनता बहुत बेहतरीन निर्णय लेती है। उस देश की जनता ने अपना तो निर्णय बहुत बेहतरीन लिया, लेकिन 70-80 सीटों पर जो कारगुजारी हुई है वो भी आपके सामने है। अगर आप चाहें तो किसी समय उसको देख लीजिए। तो नहीं तो इसकी देश की जनता ने तो जनमत दे ही दिया था। तो अब आने वाले समय में आप यकीन करें, अभी तो हम सवाल खड़े कर पा रहे हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं या कमजोर हम हो रहे हैं, हमारे आपके बीच में इतना सा अंतर हो सकता है, बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको 400 सीटें दे दी होती हमारे देश की जनता ने, तो हम ये सवाल खड़ा करने की भी स्थिति में अभी नहीं रहते। मैं तो कहता हूं कि इस देश में जो आप लोग कहते हैं ना कि भाई जितनी सेकुलर जमाते हैं कि फलाना खतरे में, ढिमकाना खतरे में, तो कहता हूं हिंदू भी खतरे में, हिंदुस्तान भी खतरे में, मुसलमान तो खतरे में है ही है। इस सरकार में जब अभी मुक्तेश्वरानंद खतरे में है, आज उन्होंने स्पष्ट कहा मेरी जान को खतरा है। आज उन्होंने स्पष्ट कहा कि साहब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है मुझसे बदला लेना चाहती है, मुझे अपमानित करना चाहते हैं। अरे शंकराचार्य को आप अपमानित करना चाहते हैं, किसको? धर्म को आप अपमानित करना चाहते हैं, धर्माधिकारी को, स्वयं साक्षात शिव को आप अपमानित करना चाहते हैं। वो मीडिया में आकर स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें अपमानित करना चाहती है और उनको भीड़ में रख करके उनको मारना चाहती है। इसको सुनकर के तो मैं स्तब्ध हूं। बाकी और कोई खतरे में? भाई सनातन धर्म का सर्वोच्च शिखर खतरे में। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अभी तो हम सवाल कर पा रहे हैं क्योंकि संविधान है हमारा और हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। हमें देश की जो जनमानस है उस पर पूरा भरोसा है, तो हम इसको सुधार ले जाएंगे। लेकिन अगर ये 400 सीट ले आते तो निश्चित तौर पर जान लीजिए फिर हम और आप सवाल करने की स्थिति में नहीं होते। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे सुरेंद्र जी कि आगे फिर हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले अभी इसी साल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। बंगाल में है, आसाम में है, जहां आपने देखा ये मोदी जी ने किस तरह से वहां पर प्रचार अपना शुरू कर ही दिया है और एकदम जो उनका डिवाइसिव एजेंडा है जिसके बगैर जाहिर सी बात है वो 4 लाइनें भी नहीं बोल पाते हैं बीजेपी का कोई भी नेता, वो तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आगे के लिए फिर क्या उम्मीद, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात खुले तौर पर खुले मंच पर की जा रही है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको लेकर डिस्कशंस किए जा रहे हैं, लगातार इसको लेकर बात हो रही है। हम ये देख रहे हैं अलग अलग तरीके से पंचायतें और रैलियां और तमाम चीजें की जा रही हैं जहां पर एक समुदाय को सीधे तौर पर दुश्मन और गाली उनको दी जाती है। वो खुले तौर पर हो रहा है, न कोर्ट इसको लेकर संज्ञान ले रही है, न उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होती भी है, जेल जाते हैं, 1 आध दिन के लिए खाना पूर्ति होती है और फिर उनका भव्य स्वागत होता है अपने, जब वो वहां से निकल कर आते हैं। ये तमाम तस्वीरें दुनिया भी देख रही है। दुनिया में भारत की एक इमेज जिस तरह से बन रही, जिस तरह से पोर्ट्रे हो रही है, वो सब भी हम देख रहे हैं। अभी 2 देशों की यात्रा करके मैं लौटी हूं सुरेंद्र जी, और चिंतित हैं लोग वहां पर इस तमाम चीजों को लेकर कि भारत में जो हो रहा है और हम किस तरह का एक देश जो है वो बन रहे हैं और बनाया जा रहा है। तो सवाल ये कि फिर आगे क्या? एक गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात लिखी थी कि देहु शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरे, न डरे हरिसो जब दाई लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। तो आने वाले चुनाव के लिए हम डर करके लड़ने वाले लोग नहीं। हमें तो शिव का भी वरदान है, हमें देश का वरदान, संविधान का वरदान है कि हम बगैर लड़े हार नहीं मानेंगे, नंबर 1, और हम बगैर जीते लड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं ना कि देहु शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब, हम शुभ कर्मों से भी कभी नहीं हटेंगे।
हम इस देश के आइन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश की अकलियत को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। अंग्रेजों से जब हम नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। तो एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमें जनता के जमीर पर पूरा भरोसा है, विवेक पर पूरा भरोसा है। जनता जो पहले जिस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी लेकर के, आज की डेट में सारे भ्रम टूट चुके हैं और इसीलिए मोदी जी भी और बाकी सब लोग भी इनके यहाँ के परेशान हो रहे हैं। और इसी वजह से वो लोग अब उन लोगों पर आक्रमण करने लग गए हैं जो जिन लोगों के सहारे इन लोगों ने जो है उसकी सीढ़ियां चढ़ी। अब आप देखिए ना, सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ है, आप बता सकती हैं? कोई भी बता दे इस समय सुब्रमण्यम स्वामी का? भाई पोस्टर बॉय था ना उनका, आपके सामने है। अब जब सब लोगों को धीरे धीरे भान हो गया है, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है, हिंदुस्तान का ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं खैर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मानता हूं उसको, लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आज की डेट में तथ्यों को दबाए नहीं, 15 दिन भी अगर ईमानदारी से पत्रकारिता कर दे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये मैं आपको तय करके बता रहा हूं। 15 दिन, खाली 15 दिन ईमानदारी से जो हो, सत्ता का, विपक्ष का, किसी का भी जो हो, वो सच खाली सामने रख दे। चबहार पोर्ट का भी सच रख दे, चीन के साथ समझौतों का सच रख दे, अमेरिका के साथ समझौतों का सच रख दे, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का सच रख दे, बांग्लादेश के साथ तमाम जो कारगुजारियां हो रही है उसका सच रख दे, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, सीक्रेट डील्स हो रही हैं, उसका सच रख दे। आप सारे सच अगर आप एक साथ रखवा दीजिए इनसे 15, तो किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम अपने जनमानस पर हमें पूरा भरोसा है। तो आने वाले चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है कि जनता तो हमारा साथ देगी, मीडिया के वो बड़े घराने हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन जनता हमारा साथ देगी। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम इन सब लोगों को, इन सारी आतताई ताकतों को हराने में कामयाब होंगे। जी, चलिए वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह के देश के पूरे हालात हैं वो बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिक्रमंदी की तरफ तो जा ही रहे हैं, लेकिन बहुत गहरे सवाल पैदा कर रहे हैं कि देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है। हर रोज, हर मिनट, हर घंटे जिस तरह की घटनाएं धर्म के नाम पर या दूसरी चीजों को लेकर पूरे देश में हो रही हैं या जानबूझकर कराई जा रही हैं, वो कब आखिर थमेंगी, ये सवाल तो अभी जस का तस बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।